नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे होम रूल लीग क्या था और लखनऊ समझौता क्या था, कब हुआ, किसके बीच हुआ लखनऊ समझौता और क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो एक्ट कर रहे थे, जो अधिनियम हम कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने संवैधानिक विकास को शुरू किया था और उसमें बहुत सारे अधिनियम हमने किए। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार जो आया वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आगे जो है 1919 के अधिनियम को समझने से पहले कुछ घटनाओं का जिक्र मिलता है। वो बहुत ही नाजुक दौर रहा था उस समय में। 1905 के बाद से लेकर के 1920-22 तक का जो दौर था, ये बड़ा नाजुक दौर गुजरा। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र मिलता है इतिहास में, चाहे वो बंग आंदोलन हो या बंगाल विभाजन हो या उस समय में जो है सम्राट का आना उस समय में और बंगाल विभाजन का कैंसिल करना उनका, तो और दिल्ली को राजधानी घोषित करना। उसके बाद जो है बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हैं। अलीपुर षड्यंत्र है या मुजफ्फरपुर कांड जिसको हम कह देते हैं, दिल्ली बम कांड था उस समय में, हार्डिंग के ऊपर बम फेंकना। उस समय की एक बड़ी घटना कही जा सकती है। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ, नवंबर 1918 तक ये चला था और ये एक बड़ी घटना थी उस समय की। अंग्रेज़ों को उस समय में भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी और वो चाहते थे कि भारतीय जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हों और ब्रिटेन का साथ दें। तो और कांग्रेस के जो नेता थे उनको भी ये लगता था कि यही सही सही समय है कि हम अपनी मांगों को रखें और ऐसी मांगों को रखें जिससे कि भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़े शासन के अंदर। तो उन्होंने यही ये कारण हम कह सकते हैं कि होम रूल लीग जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जन्म इस समय में हुआ और उन्होंने अपनी मांगें रखी। लखनऊ समझौता जो जाना जाता है वो जाना जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकजुट होने से संबंधित है। और उस समय में कांग्रेस भी जो है इससे पहले जब दो गुटों में बटी हुई थी, यही समय था 1916 का, जब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने इसको एक करने का काम किया था। तो इसके लिए जाना जाता है लखनऊ समझौता। होम रूल लीग की बात करें तो दो जगह पे स्थापित की गई थी, एक थी पुणे होम रूल लीग, एक थी मद्रास होम रूल लीग। और पुणे होम रूल लीग जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी और जो मद्रास होम रूल लीग थी वो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। तो एनी बेसेंट कौन थी उसको भी समझेंगे और बाल गंगाधर तिलक जो है किस तरह के नेता थे। तो व्यक्तिगत रूप से तो उनके बारे में पूरी जानकारी तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें देंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल और केवल होम रूल लीग के संदर्भ में ही बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। इस वजह से मैं पूरा उनके जीवन के बारे में सारी घटनाएं तो मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन होम रूल लीग का ही हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके उद्देश्य क्या थे उसके और पृष्ठभूमि क्या रही है उसकी, उसका बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जानते हैं होम रूल लीग के बारे में। होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। होम रूल का अर्थ यही है कि अपना शासन हो और सुशासन हम कह सकते हैं उसको। तो ये जो है भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए, और राष्ट्रीय मांग यही थी कि स्वशासन हो, हमारा अपना शासन हो, भारतीयों का अपना शासन हो। तो वो किस तरह से हो, पूर्ण रूप से आज़ादी ना हो तो कम से कम एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को मिले, या हम कह सकते हैं अधिराज्य का दर्जा भारत को मिले। तो यही चाहते थे। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, न्यू फाउंडलैंड जैसे जो देश थे वो डोमिनियन के रूप में स्थापित हो चुके थे। और यही वजह थी कि इन सब को देख करके यहाँ के जो नेता थे उनको लगा कि भारत भी जो है एक अधिराज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अगर हम अपनी मांगों को रखें इस समय में तो शायद भविष्य में अपनी मांगों को माना जाए और जो भी अधिनियम पारित किया जाए आगे उसमें जो है इन मांगों को स्वीकार किया जाए। तो ऐसे में जो हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट यहाँ से नहीं थी, वो आयरलैंड की रहने वाली थी और वो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्था की संचालिका भी मानी जाती हैं। बेशक थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अध्यात्म से जुड़ी हुई संस्था थी, लेकिन ये जो लेडी थी ये एक राजनीतिक नेता भी कही जा सकती हैं जिन्होंने उस समय में भरसक प्रयास किया कांग्रेस को एक करने का और स्वशासन की मांग रखने का। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और भारत में ही बस गई थी और इसको ही अपनी मातृभूमि मानती थी। हम होम रूल लीग की बात कर रहे हैं। होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले आयरलैंड में शुरुआत हुई थी। रेडमंड नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पे शुरुआत की थी
तो जब 1913 में एनी बेसेंट इंग्लैंड गई तो ये जो आयरलैंड की होम रूल लीग थी उसने ही एनी बेसेंट को ये सलाह दी, ये सुझाव दिया कि आप भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करें और स्वशासन की जो मांग है उसको अंग्रेज़ों के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने रखें ताकि भारतीयों की हिस्सेदारी सुशासन में शासन में बढ़े। तो वो चाहती थी, जब वो वापस आई तो उन्होंने ऐसा ही किया और होम रूल लीग की स्थापना करी और उनको जो भरपूर साथ मिला वो बाल गंगाधर तिलक का साथ मिला और उन्होंने जो है अपनी मांग रखी कि वो भारत को अधिराज्य की स्थिति दिलाने की इच्छुक रहीं और उन्होंने अपनी मांग रखी कि भारत को शासन में हिस्सेदारी मिले। वो उनके जो प्रयास था वो यही था कि किसी तरह से डोमिनियन स्टेट भारत को बनाया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा। आगे चल के देखते हैं इसके उद्देश्य जो है वो क्या थे उस समय में। तो उद्देश्य जो थे होम रूल लीग के, इसका सर्वप्रथम उद्देश्य था कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट भारत को उसी तरह का स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का आशय स्पष्ट करते हुए ये अपने साप्ताहिक पत्र में कॉमनवेल्थ में ये लिखा था कि पंचायतों से लेकर संसद या व्यवस्था तक स्वशासन की स्थापना हो। अब वो किसी भी नाम से हो, कैसे भी हो, लेकिन हर स्तर पर, हम कह सकते हैं पंचायत स्तर पर भी, नगरपालिका स्तर पर, जिला बोर्डों के स्तर पर या विधानसभाओं के स्तर पर या संसद के स्तर पर, हर स्तर पर जो है भारतीयों की हिस्सेदारी वहाँ पे हो और सुशासन की स्थापना हो। तो नाम आप उसको जैसे मर्जी दें, जो मर्जी दें, आप अधिराज्य कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन भारतीयों की हिस्सेदारी उसमें हो। दूसरा ये था कि इस आंदोलन का उद्देश्य है कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना इसका उद्देश्य नहीं था, न ही उनके युद्ध के प्रयत्नों में बाधा डालना था। इनके विपरीत जो है उनका कहना था कि स्वशासित भारत अंग्रेज़ों के लिए युद्ध से अधिक सहायक सिद्ध होगा, कि स्वशासित भारत जो होगा, अगर स्वशासित भारत बन जाए तो अंग्रेज़ों के लिए जो है युद्ध से अधिक ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा, कि इस समय में जो है भारतीय लोगों का उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साथ मिलेगा। अगर वो इसी दौरान ही भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दे दें तो उनको जो है युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। और वो क्या चाहते थे, होम रूल का एक उद्देश्य है भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर जाने से रोकना था। एनी बेसेंट भारतीय राजनीतिक प्रवृत्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उन्होंने और वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से आंदोलन नहीं चलाया गया इस समय में तो भारतीय राजनीति पर क्रांतिकारियों और आतंकवादियों का आधिपत्य हो जाएगा। उस समय में जैसा कि मैंने कहा कि क्रांतिकारी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा घट रही थी और एनी बेसेंट जैसे नेता या तिलक जैसे नेता, हम कहें कांग्रेस के या नरमपंथी जो नेता थे, वो भी नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी जो हैं, युवा वर्ग जो है वो इस तरह से जो है वो अगर क्रांतिकारी घटनाओं से अगर फेरबदल हुआ, जो तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो है इनके हाथ में शासन आ गया तो ये गलत हो जाएगा और वो जो है गर्म खून है तो कुछ भी हो सकता है और वो जो है शासन को संभाल भी नहीं पाएंगे। तो उनको ऐसा लगता था और वो नहीं चाहते थे कि ये जो है क्रांतिकारियों का जो है आधिपत्य हो जाए। तो ये भी एक कारण था कि किसी तरह से हम अपने स्तर पर जो है वो प्रयास करें। चलिए अब समझते हैं कि जो हम बार बार अधिराज्य की बात कर रहे हैं या डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, ये अधिराज्य होता क्या है। तो वर्ल्ड में 3 तरह के जो है वो देश होते हैं। वो संप्रभुता के आधार पर हम अगर बात करें तो पहले औपनिवेशीकरण, दूसरे अधिराज्य और तीसरे होते हैं संप्रभुत्व संपन्न देश। ये जो पहला औपनिवेशिक देश होता है इसको हम समझें, कॉलोनियल इसको कहा जाता है। ये ऐसे देश होते हैं जिनकी सत्ता किसी दूसरे देश के हाथ में होती है, अर्थात ऐसे देश का पूरा शासन प्रशासन किसी दूसरे देश के हाथ में होता है। ऐसे देश में जनता से संबंधित हर तरह का मामला, किसी भी प्रकार का मामला हो तो वो उसमें जो फैसले होते हैं वो दूसरे देश के द्वारा ही लिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एक देश का दूसरे देश के द्वारा गुलाम किया जाना। तो भारत की अगर बात करें, जैसे 1947 से पहले भारत भी इंग्लैंड का गुलाम था, अर्थात हम कहें कि एक उपनिवेश था भारत भी इंग्लैंड का। तो यहाँ पे इंग्लैंड की जो कॉलोनी जो है वो स्थापित थी और जितने भी फैसले लिए जाते थे राजनीतिक रूप से, सामाजिक या आर्थिक रूप से, वो सारे के सारे फैसले जो है वो इंग्लैंड की सरकार के द्वारा ही लिए जाते थे। तो औपनिवेशिक देश इस तरह का होता है। और दूसरा होता है अधिराज्य, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, अधिराज्य किस तरह का होता है। तो डोमिनियन स्टेट इसको बोला जाता है। ऐसे राज्य या देश जो ऐसे देश होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं परंतु नाम मात्र या औपचारिक रूप से वे किसी दूसरे देश के नियंत्रण में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतिम फैसला किसी दूसरे देश की सरकार द्वारा ही लिया जाता हो। तो ऐसे में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कह सकते इस देश को,
ऐसे देश में वहाँ के लोग जो है शासन प्रशासन का कार्य तो स्वयं करते हैं, परंतु ऐसे में भी अंतिम रूप से जो नियंत्रण है वो किसी दूसरे देश का ही होता है। तो ये अधिराज्य जो होते हैं ये इसमें लोगों की हिस्सेदारी तो होती है, उस देश के लोगों की हिस्सेदारी होती है, और ये लेकिन औपचारिक रूप से ही सही या नाममात्र रूप से ही सही वहाँ पे दूसरे देश का नियंत्रण उसमें होता ही है। तो फैसले जो भी लिए जाते हैं शासनिक प्रशासनिक रूप से, तो उसमें जो है वो दूसरे देश का नियंत्रण रहता ही है। पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र हम इसको नहीं कह सकते, तो ये दूसरे देश के कंट्रोल में ही होता है। लेकिन हाँ, इसमें उस देश के लोगों की शासन या प्रशासन में भागीदारी ज़रूर होती है। प्रभुत्व संपन्न जो राज्य होते हैं सॉवरियन स्टेट इसको कहा जाता है। तीसरा ये इस तरह का उद्देश्य होता है जो प्रभुत्व संपन्न राज्य जो है इसको बोला जाता है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य इसको हम कह देते हैं। ये वो देश होते हैं जिनकी अपनी एक स्थलीय सीमा हो, स्वयं की सत्ता या सरकार होती है। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हम कह सकते हैं होते हैं। इन पे किसी भी देश का किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनका अपना एक संविधान भी हो सकता है, तो लोकतांत्रिक देश भी हो सकते हैं और अलोकतांत्रिक देश भी ये हो सकते हैं, लेकिन प्रभुत्व संपन्न राज्य इनको हम बोलते हैं। इनके ऊपर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे देश जो होते हैं वो इनको हम सॉवरेन स्टेट का दर्जा देते हैं। तो हम जो अधिराज्य की बात कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अधिराज्य क्या। चलिए आगे समझते हैं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि या इसका आधार कैसे बना, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी और किस तरह से इसका प्रसार हुआ, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। उस समय में जब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उसके बीच में ही कुछ ऐसे हालात बन चुके थे कि इसका असर जो है हर संसाधनों के ऊपर, हर तरह के और हर तरह की जो गतिविधियां थी उसके ऊपर पड़ने लगा था। युद्ध काल में भारतीय राजनीति स्थिर पड़ गई थी और सक्रिय कार्यक्रम और प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो सक्रिय कार्यक्रम जितने भी थे वो रुक चुके थे, पूरी की पूरी राजनीति जो थी वो स्थिर पड़ी हुई थी। भारतीय जो जितने भी क्रांतिकारी थे उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। प्रभावशाली नेतृत्व जो था एक किस्म से वो उसका अभाव हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रगति थी वो रुक चुकी थी उस समय में। तो ऐसे में इसकी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई, हुआ क्या, जब बाल गंगाधर तिलक 6 साल की सज़ा काटने के बाद वापस आए 16 जून 1914 को, जब वो जेल से लौटे, तो उस समय में उन्होंने देखा कि हालात काफ़ी बदल चुके थे और अरविंद घोष जैसे नेता जो थे वो संन्यास ले चुके, पांडिचेरी चले गए। लाला लाजपत राय उस समय में अमेरिका में चले गए और उनको लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जिसके बगैर जो है किसी भी बड़े आंदोलन को सफल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भरसक प्रयास किया कि किसी तरह से सभी जो राजनेता थे जो कांग्रेस के, उनको किस तरह से इकट्ठा किया जाए। तो पहले तो उन्होंने यही काम किया कि किसी तरह से गर्मपंथियों को और नरमपंथियों को मिलाएं, किस तरह से उसके लिए प्रयास किया जाए। तो ऐसे में उन्होंने जो है समझाने बुझाने का काम किया नरमपंथियों को, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। उनको भी पता था कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय में ये कहा, घोषणा की कि मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, जैसा कि इंग्लैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत को काट फेंकने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है और इस बात को कहने में कोई हिचक भी नहीं है कि भारत के विभिन्न भागों में जो हिंसात्मक घटनाएं हुई न केवल मेरी विचारधारा के विपरीत हैं, बल्कि उनके कारण हमारे राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी धीमी हो चुकी है। तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी निष्ठा उस समय में दोहराई और भारतीय जनता से यही अपील की कि वो संकट की घड़ी में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दें, और अगर हम साथ देते हैं तो उनको लगा कि हम अपनी मांगों को आगे चलकर मनवा सकते हैं उनसे। और एक क्योंकि उस समय में उनसे एक वादा ले सकते हैं कि आगे चलकर हमें सुविधाएं दी जाएं, हमें शासन में भागीदारी दी जाए। और उसी समय में उन्होंने सुशासन की मांग को भी उठाया। तो नरमपंथी खेमे के जितने भी तमाम नेता थे उनको भी ये लगा कि जो 1907 में हुआ वो शायद ठीक नहीं था, और जो अभी तिलक जी कह रहे हैं तो वो सही है, और हमें जो है मिल करके चलना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए। तो ऐसे में जो है दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो एनी बेसेंट का दबाव भी पड़ रहा था कि देश में राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन को फिर से तेज किया जाए। तो उन्होंने जो है दूसरी तरफ से जो है ये अपना प्रयास जारी रखा। एनी बेसेंट को जैसे कि हम जानते हैं 1893 में वो भारत आई थी, जैसा कि मैंने कहा भारत को ही उन्होंने अपनी मातृभूमि समझ लिया था और मद्रास के एक उपनगर अडियार में अपना दफ्तर खोला था उन्होंने। 1907 से ही वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी उस समय में। थियोसॉफी का प्रचार उन्होंने 1907 में बहुत ज़्यादा किया। थोड़ी समय में ही समर्थकों की बहुत ज़्यादा भीड़ उन्होंने इकट्ठी कर ली थी और जो भीड़ में जो लोग थे ज़्यादातर
उन समुदायों के शिक्षित व्यक्ति शामिल हुए जिनमें अभी तक कोई पुनर्जागरण नहीं हुआ था। तो ऐसे लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एकजुट करने का प्रयास किया। 1914 में एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियों 1914 तक आते आते उन्होंने अपनी गतिविधियों का दायरा इतना बढ़ा लिया था कि वो एक लोगों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे थे। उनके जो अखबार थे, दो अखबार जो थे 1915 के शुरू में एनी बेसेंट ने दो अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया था। जनसभाएं आयोजित की, सम्मेलन आयोजित किए थे। इन दो अखबारों के माध्यम से भी उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, तो लोगों के बीच में उनकी एक पहचान बन चुकी थी। उस समय में लोग उनके साथ खड़े होने लगे थे। तो ऐसे में एक पहचान उन्होंने उस समय तक बना ली थी। और 1914 के कांग्रेस अधिवेशन ने उनकी कोशिशों पर लेकिन सारा जो है वो पानी फेर दिया। फिरोज शाह मेहता जैसे नेता, और भी उसमें बहुत सारे जो नेता थे, कई नेता ऐसे थे जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हों, तो उन्होंने जो है ये सब बातें नहीं मानी उनकी, और उनको लगा कि जो है ये हमारा इकट्ठा होना ठीक नहीं है। तो ऐसे में उनको बड़ा भारी जो है वो नुकसान उनको लगा कि ये हो जाएगा। तो लेकिन प्रयास उन्होंने फिर भी जारी रखा, और उनको लगा कि हमें अपने स्तर पर जो है कुछ करना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने फैसला लिया कि हम जो है होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। 1915 के शुरू में यही वजह थी कि उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है वो इसके माध्यम से किया, अखबारों के माध्यम से किया। तो उनकी जो मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में जो है दूसरे देशों की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दे दे रखा है उन्होंने, तो वैसे भारत में भी वो करें, भारतीय जनता को भी सुशासन का अधिकार मिले। तो 1915 के बाद एनी बेसेंट, इसी बीच लोकमान्य तिलक ने अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनको बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। लेकिन वो सतर्क थे कि कांग्रेस का नरमपंथी खेमा नाराज़ ना हो। तो इसके लिए उन्होंने जो है एक एक साल जो है वो पूरा लगाया इसके लिए कि किसी तरह से कांग्रेस को एक किया जाए। तो उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत सारे नगरों में संगठन स्थापित किए, अपने अखबार जो थे उनके मराठा मराठा और केसरी उनका सहारा लिया, प्रचार प्रसार किया ज़्यादा से ज़्यादा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। और इस तरह से जो है नरमपंथियों को जो है एक करने के लिए, रूढ़िवादियों पर दबाव डालने के लिए तिलक ने कभी कभी धमकी का भी सहारा लिया। उन्हें विश्वास था कि अधिकतर नरमपंथी नेताओं को वो समझा बुझाकर मना ही लेंगे। और एक दिन ऐसा आया 1915 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो तिलक और एनी बेसेंट के जो ये प्रयास थे उनको सफलता प्राप्त उनको हुई। उस समय में 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों को सफलता मिली। गर्मपंथियों को कांग्रेस में वापस लाने का फैसला किया गया है। तो और ये जो फैसला था वो नरमपंथियों ने मान लिया उस समय में। और जो विरोध कर रहे थे उस समय में, हालांकि उनका विरोध जो था वो बेअसर ही रहा उस समय में। तो ऐसे में तिलक को कांग्रेस में वापस आने का अधिकार मिल गया था। उन्होंने कांग्रेस से किसी तरह का वादा भी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा कर दी। तो ऐसा ही हुआ कि आगे चलकर जो है, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कांग्रेस से कोई वादा किया था कि मैं जो है कोई आगे कोई संगठन नहीं बनाऊंगा या मैं कोई इस तरह का कोई आंदोलन नहीं छेड़ूंगा। तो उन्होंने 1916 में बेलगांव में एक सम्मेलन में, उन्होंने अप्रैल 1916 की बात है जब उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। एनी बेसेंट ने सितंबर तक इंतजार किया। कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय थी। उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कर दी और अपने समर्थक जॉर्ज अरुंडेल को संगठन सचिव नियुक्त किया। तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी लीग के लिए कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। और इस तरह से जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने महाराष्ट्र का दौरा किया, होम रूल आंदोलन का खूब प्रचार किया। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने एक बात कही थी, भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। तो भारतीय जनता को अब हक लेना ही होगा। और उसी समय में उन्होंने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अर्थ ही है शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है बात उस समय उन्होंने कहा, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अर्थ ही है शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने उस समय में अपने जो अपना ये होम रूल लीग थी उस समय में जो मांगे रखी स्वशासन की, उसके साथ साथ उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की भी मांग की।
और शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, ये भी उन्होंने उस समय में मांग रखी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है उस समय का। छुआछूत और गैर ब्राह्मणों के मामलों में तिलक जातिवादी नहीं थे, और ये वजह रही कि उस समय में बहुत प्रसिद्ध हुए। हर एक वर्ग के लोगों ने उनको जो है पसंद किया, हर एक वर्ग के लोगों ने उनका सहयोग किया और साथ दिया उस समय में। तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकालकर अपने प्रचार कार्य को और तेज किया था उस समय में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लिया उन्होंने, जो समाचार पत्र थे उनमें लेख लिखे गए और लोगों तक किसी तरह से पहुंचाए गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी एकजुट किया गया उस समय में। तिलक की लीग का जो संगठन बहुत मजबूत था, सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य लेना निर्धारित थे। उस समय में जो लीग, जो होम रूल लीग थी, वो 2 मैंने बताई आपको। एक तो थी मद्रास में जो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी, और दूसरी जो थी वो पुणे में जो बनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जो बाल, इसके बाद हम देखते हैं कि 1917 में जब तिलक पर पंजाब और दिल्ली जाने पर प्रतिबंध लगाया गया तो पूरे देश में विरोध बैठकें हुई, जबकि एनी बेसेंट पर बराड़ और मध्य प्रांत में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे जैसे ये जो है अभियान बढ़ रहा था, तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी और लोग एकजुट हो रहे थे। तो ये जो है सरकार को भी समझ में आ रहा था कि ये जो है आंदोलन बहुत बड़ा रूप ना ले ले। तो इन्होंने जो है इनको यहाँ वहाँ जाने पर भी इनके रोक लगा दी थी। जैसे पंजाब और दिल्ली जाने पर प्रतिबंध लगाया गया तिलक के, और बराड़ और मध्य प्रांत में जाने पर एनी बेसेंट के ऊपर रोक लगा दी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी शुरुआत में तो इतना उन्होंने साथ भी नहीं दिया और वो अपोजिट थे इसके, लेकिन बाद में जो है इसने भी जो है इसका साथ दिया होम रूल लीग का। जनता के बीच भाषण देकर और पर्चे बांटकर होम रूल आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का बहुत अच्छा मौका था। तो उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का नाम इसको दिया। तो इस पर जो प्रतिक्रिया देखते हैं हम, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। तो कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था, और अध्यक्ष जिसके अंबिकाचरण मजूमदार थे उस समय में, उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों के सुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। तो ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी। तो इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लखनऊ पैक्ट तक पहुंच चुके थे, और अभी हम लखनऊ पैक्ट के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सब जो प्रयास था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का ही था कि किस तरह से जो है कांग्रेस को एकजुट किया। इसमें उनको चाहे 1 साल 2 साल लग गए, लेकिन ये जो प्रयास था वो उसमें वो सफल भी हो पाए, और उन्होंने कांग्रेस को एक मंच पर लेके आए वो। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग के साथ भी उनकी मांगों को लेकर के जो है उनके साथ भी उन्होंने किस तरह से समझौता किया। सभी ने तिलक की बात को स्वीकार किया उस समय में, और लखनऊ अधिवेशन में संवैधानिक सुधारों की उस समय में मांगें उठाई गई। तिलक का प्रस्ताव तो मंजूर ना हो पाया उस समय में, पर 4 साल बाद 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस संविधान को संशोधित कर उसे नया रूप दिया, और एक ऐसा स्वरूप जो किसी आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने भी तिलक के इस प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा। तो ये जो है, ये महात्मा गांधी ने भी इन सब बातों की तारीफ़ की, और बाद में जा कर के एक नया स्वरूप उन्होंने दिया था इन बातों को, और आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए ये उन्होंने ज़रूरी समझा कि उन्होंने भी तिलक के इस प्रस्ताव को माना। कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई, और तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया उस समय में। और आगे हम देखें, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका जब दमन किया गया, तो यहाँ से एक आधार बनता है 1919 के अधिनियम का। मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी दमन ने आंदोलन को और बढ़ावा दिया, आंदोलनकारियों को जुझारू बना दिया उस समय में, और धीरे धीरे जो है हर जगह से विरोध उठने लगा। इन घटनाओं के बाद इंग्लैंड की सरकार ने अपनी नीतियां बदल दी। अब इसका रुख जो है वो समझौतावादी हो गया था। जैसे जैसे लगा कि लोग जो है एकजुट हो रहे हैं और इसका विरोध जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ रहा है अंग्रेजी सरकार का, तो नए गृह सचिव मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा की। ब्रिटिश शासन की नीति है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थानों का क्रमिक विकास किया जाए, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी
कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। तो ऐसे में यहाँ तक जो है आने के लिए, यहाँ तक जो है पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मोंटेग्यू की घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 1919 के अधिनियम से पहले जो घोषणा हुई थी मोंटेग्यू की, तो उसमें यही कहा गया था कि हम आपको एक उत्तरदायी सरकार, जो भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और शासन में जो है वो भागीदार बनाने का काम करेंगे। तो इस तरह 1919 का एक आधार बना, और या हम कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि बनी। चलिए आगे बात करते हैं लखनऊ समझौते की। तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। यह समझौता जो है वो जाना जाता है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो बातचीत हुई, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, जो समझौता हुआ, उसके लिए जाना जाता है। जो जिन बातों पे सहमति बनी उनको लेके जाना जाता है। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। तो ये जो है जिन्ना की उस समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुस्लिम लीग जो बनी वो 1906 में बन चुकी थी, लेकिन जिन्ना जो है उसमें 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, और 1916 तक आते आते वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे उस समय में मुस्लिम लीग में। तो गौरतलब है कि 1910 में मुंबई के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए थे, और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में ईस्वी में उसके अध्यक्ष भी हो चुके थे। ये तो ये एक प्रसिद्ध नेता हो चुके थे उस समय में। मोहम्मद अली जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना उन्होंने उस समय में पेश की। तो एक संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना, जिसको हम नाम देते हैं, तो वो योजना जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने जो है वो योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वो अल्पसंख्यक थे वहाँ पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाए, यह व्यवस्था की गई। इस समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है। यही था लखनऊ समझौता, जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कुछ बातों पर सहमति को लेकर के एक समझौता हुआ था। और लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। तो और मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता कहे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए ही याद करता है। और पहले के हिसाब से ये प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विधान को आगे बढ़ाने वाले थे, और इनमें प्रावधान था कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं का 3/4 हिस्सा व्यापक मताधिकार के जरिए चुना जाए, और केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों सहित कार्यकारी परिषद के आधे सदस्य परिषदों द्वारा ही चुने गए भारतीय हों। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाएँ हैं उनका 3/4 हिस्सा व्यापक मताधिकार के जरिए चुना जाए। अर्थात यहाँ पे बात हम की जा रही है कि एक शासन में भागीदारी किस तरह की हो भारतीयों की। तो वो जो है 3/4 हिस्सा व्यापक मताधिकार के जरिए चुना जाए, ऐसी उनकी मांग थी। और केंद्रीय कार्यकारी जो परिषद थी, जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल की, उसके सदस्यों सहित कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य परिषदों द्वारा ही चुने गए भारतीय हों। तो केंद्रीय कार्यकारी के जो प्रावधान को छोड़कर ये प्रस्ताव आमतौर पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल थे। और कांग्रेस प्रांतीय परिषद चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और तथा पंजाब और बंगाल को छोड़कर जहां उन्होंने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को कुछ रियायतें दी, सभी प्रांतों में उन्हें रियायत जनसंख्या के अनुपात से ऊपर दी गई। देने पर ये जो है ये सब सहमति हुई पंजाब और बंगाल को छोड़कर। यह समझौता कुछ इलाकों और विशेष समूहों को पसंद नहीं था, लेकिन इसने 1920 से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग का रास्ता जरूर साफ कर दिया था। तो ये जो था लखनऊ समझौता, इन बातों के लिए जाना जाता है। जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उन्होंने तीव्र विरोध किया, और इसी प्रश्न पर कांग्रेस से वो अलग हो गए थे।
इसके बाद से उनके ऊपर हिंदू राज्य की स्थापना के भय का भूत सवार हो गया। उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि हिंदू बहुल हिंदुस्तान में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिल सकेगा। सो वो एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना के घोर समर्थक और प्रचारक बन गए थे। उनका कहना था कि अंग्रेज लोग जब भी सत्ता का हस्तांतरण करें उन्हें उसे हिंदुओं के हाथ में ना सौंपें, हालांकि वह बहुमत में है। ऐसा करने से भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं की अधीनता में रहना पड़ेगा, तो उनको वो जो है अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिन्ना भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकार के बजाय मुसलमानों के अधिकारों पर अधिक जोर देने लगे थे। उन्हें अंग्रेज़ों का सामान्य कूटनीतिक समर्थन मिलता रहा और इसके फलस्वरूप वे अंत में भारतीय मुसलमानों के नेता के रूप में देश की राजनीति में उभरे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग का पुनर्गठन किया और कायदे आजम यानी महान नेता के रूप में विख्यात हुए। 1940 ईस्वी में उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन और मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की मांग की। बहुत कुछ उन्हीं वजह से 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की स्थापना हुई। कहते हैं अगर हिंदू मुस्लिम एकता वाले ऐतिहासिक लखनऊ समझौते को संविधान में मान लिया गया होता तो शायद न देश का बंटवारा होता और न ही जिन्ना की कोई गलत तस्वीर हमारे मन में होती। तो इस तरह से जो है ये लखनऊ समझौता हुआ और उसमें ये कुछ प्रावधान रखे गए थे और मुसलमानों ने अपनी जो है वो मांगें रखी मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से, और हिंदुओं ने अपनी मांगें रखी वो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। इस तरह से ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता माना जाता है। तो आगे फिर हम करेंगे 1919 का अधिनियम अगले